हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बोर का एटॉमिक मॉडल। तो इस एटॉमिक मॉडल से पहले हमारे दो एटॉमिक मॉडल और दिए जा चुके हैं, जिसमें पहला था हमारा जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और दूसरा था हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो दोस्तों, ये है हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और ये है हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इन दोनों एटॉमिक मॉडल को मैंने डिटेल से अपनी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इनकी वीडियो का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पहले जे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को और उसके बाद रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझेंगे तो आप बोर के एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अरुण कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जस्ट स्टार्ट सॉल्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये थे हमारे नील्स बोर, जिन्होंने जे जे थॉमसन और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद अपने एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया। Niels Bohr presented an atomic model in 1913 to overcome the shortcomings of Rutherford's atomic model based on the quantum theory presented by Max Planck. That means Niels Bohr ने 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो मैक्स प्लांक द्वारा क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। तो आइए मैक्स प्लांक द्वारा दी गई क्वांटम थ्योरी को भी हम देख लेते हैं। ये थे हमारे मैक्स प्लांक, जिन्होंने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। इन्होंने हमें बताया कि द एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय मैटर डज नॉट ऑक्यूर साइमल्टेनियसली इन द फॉर्म ऑफ अनडिजायरेबल स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम। दैट मीन्स पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण एक साथ न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोर के एटॉमिक मॉडल से पहले हमें रदरफोर्ड के द्वारा एटॉमिक मॉडल दिया गया है, लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिन्हें नील्स बोर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए पहले मैं आपको उन ड्रॉबैक्स के बारे में बताता हूं जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थे। उन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। तो ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारे इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि इनके बीच जरूर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल, इसके कारण ही इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन फोर्स बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रीपिटल फोर्स। या नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है और यह विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल को संतुलित कर देता है। तो अब हम जानते हैं कि जब कोई एक्सेलरेटिंग यानी त्वरक चार्ज होता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, यह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करते हैं। अब इनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो रही है वह इन्हें अपने पास नहीं रख सकता, तो यह क्या करता है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलीज कर देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलीज करता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होती जाती है, जिसके कारण इसका पाथ यानी रास्ता भी कम होता जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास जाता है उसकी एनर्जी कम होती जाती है, या हम कह सकते हैं कि इसकी रेडियस भी कम होती जाती है और अंत में यह नाभिक के पास चला जाता है। उसके बाद यह समाप्त हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। Rutherford model was not explained to able the stability of the atom. That means Rutherford model परमाणु की स्थिरता को समझाने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार कुछ बातें ऐसी थी जिनका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे और इन सभी बातों को बोर के द्वारा क्लियर किया गया। तो नील्स बोर ने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ पोस्टुलेट दिए। इन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यह किसी भी आर्बिट्री ऑर्बिट यानी अपनी मनमानी कक्षा में नहीं घूम सकता। माना यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है
तो यह इनमें से कोई भी ऑर्बिट यानी अपनी कक्षा को चूज नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑर्बिट दिखाए गए हैं और ये ऑर्बिट असंख्य भी हो सकते हैं, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है वह कोई भी ऑर्बिट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक अलाउड ऑर्बिट में ही घूम सकता है। दैट मीन्स इसमें कुछ विशिष्ट अनुमति वाली कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो आइए इनके पहले पोस्टुलेट को देख लेते हैं। इन्होंने अपने पहले पोस्टुलेट में बताया कि इलेक्ट्रॉन कैन ऑर्बिट ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। तो ये जो ऑर्बिट होते हैं ये फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी को लूज नहीं करता है। इन्होंने दूसरी बात यह बताई, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रोटेट इन दीज ऑर्बिट्स देयर एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड। जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन नहीं करते हैं, यानी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। इन कक्षाओं में यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकिरण नहीं करता है। बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में गति करते हैं उसको इन्होंने कुछ नेम दिए, जैसे KLMN, और इसे ही इन्होंने एनर्जी लेवल भी कहा। जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिट था उसको इन्होंने K नाम दिया और बाद वाली ऑर्बिट को इन्होंने LMN नाम दिया। इन सर्कल को इन्होंने शेल या ऑर्बिट कहा। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे दीज क्लासेस आर कॉल्ड एनर्जी लेवल which are indicated by K, L, M, N or 1, 2, 3, 4 and these classes are constant. That means इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं जिन्हें K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 के द्वारा सूचित किया जाता है और ये कक्षाएं स्थिर होती हैं। आइए अब हम देख लेते हैं इनके सेकंड पोस्टुलेट को। इन्होंने बताया कि जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम यानी इसकी कोणीय गति है वह उसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के बराबर होगी। तो इसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2π होगा। एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, जहां H बराबर इसका प्लांक कांस्टेंट है यानी प्लांक स्थिरांक है और N बराबर 1, 2, 3, 4 यह इनकी ऑर्बिट नंबर यानी इनकी कक्षा संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है जिसके एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका मास हम m मान लेते हैं और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम इसकी रेडियस मानते हैं और यह इलेक्ट्रॉन v वेग से इसके चारों ओर गति कर रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू NH/2π होगा, जहां पर m बराबर इसका मास होगा यानी इसका द्रव्यमान होगा, v इसकी वेलोसिटी होगी और r इसकी रेडियस होगी। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड के लिए 2 होगी और इसी प्रकार n की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। तो यदि हम फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं, वह mvr इज इक्वल्स टू H/2π होगी, जहां पर हमने n की वैल्यू पुट कर दी है। इसी प्रकार हम सेकंड ऑर्बिट के लिए देखते हैं, वहां पर यह mvr इज इक्वल्स टू 2h/2π होगा। यदि हम थर्ड ऑर्बिट के लिए देखें तो वह mvr इज इक्वल्स टू 3h/2π होगी और ऐसे ही यह आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एसोसिएटेड होती है यानी यह इससे संबंधित जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा ही इसकी फिक्स्ड ऊर्जा हो जाएगी। अब इसमें जो सबसे ऊपर वाली ऑर्बिट होती है उसको हम हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट बोलते हैं और इसके बीच में जो ऑर्बिट होती है उसको हम हायर एनर्जी ऑर्बिट बोलते हैं और इसके सबसे पहले वाली ऑर्बिट जो होती है उसको हम लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट बोलते हैं या इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं। आइए अब हम इनके तीसरे पोस्टुलेट को भी समझ लेते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वह अपनी हर तरह की एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे
इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को तभी रिलीज करेगा जब वह एक्साइटेड होकर लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये होता है हमारा लोअर एनर्जी ऑर्बिट, या इसको हम लोअर एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और ये होता है हमारा हायर एनर्जी लेवल, या इसको हम हायर एनर्जी ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में कैसे जाता है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, और जब यह हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। तो यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कहां से प्राप्त होती है? तो इलेक्ट्रॉन को यह एनर्जी बाहर से फोटोन से प्राप्त होती है। इसको यह एनर्जी फोटोन देता है, तभी यह इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा सकता है। या इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, when an electron entire a higher energy level than a lower energy level, it absorbs energy. That means जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। या इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, इनकमिंग फोटोन अब्सॉर्ब्ड बाय द एटम। अब इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होगी उसे वापस अपनी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आना होता है। तो बाद में ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में वापस आ जाते हैं। हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को हीट किया गया तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, जिससे वह हायर एनर्जी लेवल तक पहुंच गया, और जैसे ही इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई थी उसे वह रिलीज करके वापस अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट गई तो जितनी एनर्जी इसकी घटती है उसको यह फोटोन के फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार भी समझना होगा कि when it entire a lower energy level than a higher energy level, it emits energy. Means that जब अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। या हम कह सकते हैं कि हायर एनर्जी फोटोन इज एमिटेड। यहाँ पर हम एक बात को और देखेंगे, जैसे द मूविंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी बट इट अब्सॉर्ब्स और एमिट्स एनर्जी टू गेट टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट। दैट मीन्स घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं करता है, लेकिन वह अपनी निकटतम कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करता है। तो इनका थर्ड पोस्टुलेट हमें बताता है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। दैट मीन्स एक परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य प्रारंभिक और अंतिम कक्षा के ऊर्जा अंतर पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि बोर का जो थर्ड पोस्टुलेट है हमें बताता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को या तो अब्सॉर्ब करता है या उसको रिलीज करता है। अब्सॉर्ब यह जब करता है तब यह लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, और रिलीज यह तब करता है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है। तो यह एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज्ड यह किसके बराबर होगी? तो यह दो ऑर्बिट की जो एनर्जी है उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, या E is equals to E2 minus E1। आइए अब हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। दैट मीन्स किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। जैसे यहाँ पर कुछ कक्षाएं दिखाई गई हैं, K L M N, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, यह इनकी संख्याएं हैं। यानी पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट ऑर्बिट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा है हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन बी 8। दैट मीन्स सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इसके अलावा थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन
कैन नॉट बी फिल्ड इन एन ऑर्बिट अंटिल द ऑर्बिट बिफोर इट इज कंप्लीटली फिल्ड। दैट मीन्स किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकते जब तक उससे पहले वाली कक्षा पूर्ण रूप से न भरी गई हो। तो दोस्तों ये था हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल, जिसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आगे भी हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहें। और यदि आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ना चाहते हैं, जहां पर हम आपके लिए कुछ नया लाते रहते हैं, तो आप उनसे भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Thank you.